प्रिपरेशंस ऑफ हैलोअरीन्स, पहले हम लोग का काम क्या है कि उसको किस किस चीज़ से बनेगा, ये हर समय ध्यान रखना कि हमारा इंडेक्स बहुत क्लियर होना चाहिए। प्रिपरेशंस ऑफ हैलोअरीन्स, ये हमारा टॉपिक आज का होगा। इससे टाइम मिल जाएगा, देन विल स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो प्रिपरेशंस ऑफ हैलोअरीन्स में सबसे पहला काम आपका है कि आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस चीज़ से बनाया जा सकता है। तो पहला हो गया आपका फ्रॉम बेंजीन, राइट। आपको याद है हम लोगों ने बोला था 3 तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल एंड न्यूक्लियोफिलिक। तो ये मालूम कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक। ये आपका 11th स्टैंडर्ड में मैकेनिज्म किया हुआ था इस पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। सेकेंड इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये वर्ड हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एंड एनिलीन भी बोल सकते हो आप, मतलब ये दे आर नॉट सेम कंपाउंड, लेकिन कनेक्टिविटी है तो एनिलीन से भी होते हुए दिखाएंगे। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। इससे जो बनेगा, हाँ, इट हैज गॉट स्पेसिफिक नेम, इट इज सैंडमेयर। तो अभी तक हम कितने रिएक्शंस पढ़ गए? आपको तुरंत से अपने आप को जा करके पेज पलट करके रिवाइज करना होगा कि अच्छे इसके पहले नेमिंग रिएक्शंस अभी तक कौन कौन से गया है। फिंकलस्टीन एंड स्वॉट, दिस इज द थर्ड रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शंस व्हिच यू आर गोइंग टू कवर। हम क्यों ये बात बोल रहे हैं कि नेमिंग रिएक्शंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि पूरे 23 से 24 नेमिंग रिएक्शंस हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन नोट्स ऑन दीज रिएक्शंस। इसके अलावा कन्वर्जन्स में इनकी जरूरत होती है। तो एक तरह से सोचो कि तुमको पढ़ना है 23 से 24 नेमिंग रिएक्शंस और उससे कम 5 मार्क्स हैंडल कर सकते हो। 18 से 20 मार्क्स रहता है ऑर्गेनिक साइड में, 5 उससे हैंडल किया जा सकता है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो देखना था फ्रॉम बेंजीन वी विल बी डूइंग हियर। बेंजीन के को हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन इसलिए कि आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर हैलोजनेशन होगा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3। ये लुईस एसिड है, हैलोजन कैरियर है, राइट। इसका हाइड्रोजन हटा करके, बेंजीन का हाइड्रोजन हटा करके क्लोरोबेंजीन, प्लस HCl। ठीक है। दिस इज बेंजीन हियर एंड इट्स गोइंग विद द डार्क रिएक्शन। ठीक है। इसमें क्या है, बेंजीन का हाइड्रोजन हटा करके, हमें हैलोजनेशन है ना? हाँ, हैलोजनेशन। आपका ये बेंजीन का हाइड्रोजन हटा करके C6H6 Cl लग गया। और इस दौरान क्या होगा, पूरे मैकेनिज्म हम नहीं उठाएंगे, इस दौरान बस आपको जानना होगा, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोले हैं, तो आपको ये पता करना होगा कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये कैटलिस्ट है, ये रिएजेंट है, इस रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कराएगा। देखो कैटलिस्ट क्या चीज है वो आप समझ ही नहीं सकते हो। कैटलिस्ट पूरी मदद करता है, जैसे आपको काम आसान होने में, इलेक्ट्रोफाइल पैदा करवाएगा। जैसे कहते हैं कि एक तरह से तुम सोचो कि स्कूल वगैरह की बात सोचो, कि स्कूल ट्राइज पूरा आपको पूरी कोशिश करता है कि एग्जैक्टली यू शुड कम आउट विद डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर, एक एडुकेटेड बिहेवियर आप लेकर के आगे बढ़ के आओ। तो स्कूल एंड टीचर्स दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट वे। वो कोई ना कोई तिकड़म लगा करके एक कोशिश रहता है कि एक वेल डेवलप्ड चाइल्ड जो है वो 12th स्टैंडर्ड के मतलब निकले तो उस तरह से निकले। ठीक है। तो यही कैटलिस्ट का मकसद होता है। फिर पेरेंट्स भी यही काम करते हैं। पेरेंट्स, आप यदि सीधे तौर पे काम नहीं कर रहे हो तो कोई तिकड़म लगा के आपसे काम कराने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू कैन डू वेल। उनका इंटेंशन सबका रहता है कि कोई अच्छा चीज रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट आए, आपके अच्छे से डेवलपमेंट हो, जो भी है। पेरेंट्स घर में लगे हुए रहते हैं, उनके इंटेंशन जो भी है।
वो प्यार दर्शा रहे हैं या डांट रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये सब सारा का सारा एक सिस्टम है जिसकी वजह से दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अब उसमें कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी जान लो कि कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है, बकायदा पार्टिसिपेट करेगा, जैसे हम लोग वी आर पार्टिसिपेटिंग, राइट। और यहाँ पर एक चीटिंग करवा करके, जबकि आपको लग रहा हो कि यहाँ होमोलिटिक होना चाहिए था, लेकिन कैटलिस्ट की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हिसाब से काम करवाएगा। नहीं तो नॉर्मल इसको छोड़ दिया जाता तो होमोलिटिक होता, राइट, फ्री रेडिकल पैदा होता। लेकिन ये हैलोजन कैरियर है, एक सीएल को अपनी तरफ पटा करके, पटाना वर्ड हम बोल रहे हैं, जैसे नहीं फुसला के, पटा के, कन्विंस करा करके अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से, बिकॉज दिस इज स्पेशलाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको हम लोग हैलोजन कैरियर बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड है ये, तो बाकायदा इसको कन्विंस करा करके यहाँ से खींच के ले जाएगा। मालूम क्या होगा फिर, सीएल के ऊपर कौन सी चार्ज बन के आएगी, प्लस, and what it's going to be, AlCl3. तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये आपके C6H6 को के H को वैसे इसको तोड़ने के लिए बोलेगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू ब्रेक इन द सेम डिजाइन CH। यदि रिएजेंट टूटा है हेट्रोलिटिक, तो ये भी हेट्रोलिटिक टूटेगा, इस H को हटा के Cl यहाँ आ जाएगा, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि विच इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको बतानी होगी और किसने मदद किया उस इलेक्ट्रोफाइल को पैदा करवाने में, सही। अब इस पे ब्रोमीन का भी वैसे ही होगा, मतलब हम लोग केवल क्लोरोबेंजीन ही तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, वी आर रीडिंग क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सारे चीज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ के केस में इफ यू आर टेकिंग हियर दिस इज बेंजीन, यदि हम Br2 लिए, Br2 FeBr3 या AlBr3, it's going to make bromobenzene plus HBr। ठीक है, इसके अलावा we are going to take here, this is your halogenation we are talking। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हम लोग और क्या कर सकते हैं यहाँ वाले केस में, इफ यू आर गोइंग टू टेक सम अदर हैलोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि क्लोरो ब्रोमो बना तो आइडो फ्लोरो भी तो बनना चाहिए, फ्लोरीन से नहीं होगा रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ज्यादा स्मार्ट और कम स्मार्ट। somebody has written आने के लिए देविका, but it's not possible, she is not means asking for that, मेरे पास नहीं आ रहा है उसका इनविटेशन, उसको बोलो तो ठीक से मैसेज कर दो ना कि ठीक से फिर से रिफ्रेश करके करे, फिर से ट्राई करे। ठीक है, मेरे पास नहीं आ रहा है मैसेज। ये देख लीजिए, बेंजीन प्लस फ्लोरोबेंजीन, नो रिएक्शन, दैट इज इट एक्सप्लोड्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आयोडीन के साथ, आयोडीन में क्या है ना, इसके साथ चाहिए आपको यहाँ पर ये वाले के साथ Al(I3) चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 एंड HiO3 आर ऑल्सो यूज्ड। आपको हमने बताया था ना कि आयोडीन का थोड़ा चाल चलन अजीब टाइप के, थोड़ा डिफरेंट टाइप बिहेवियर उसका है, बहुत रिएक्टिव है, वो रिवर्स रिएक्शन शो करवा सकता है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ बनता है, गेस करो क्या क्वेश्चन बनेगा, चलो खुद तो बताओ क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैम अबाउट द Lewis acid, क्यों व्हाई डू वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, oxidizing agent during iodination of benzene। ठीक है, significance of oxidizing agent during iodination of benzene, what we are talking here,
इस केस में आपको क्या करना है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये क्यों यूज करनी चाहिए और क्यों नहीं यूज करनी चाहिए वो समझ लो। यदि ये नहीं होगा, आपको हमने पहले ही बताया कि HI इज वेरी स्मार्ट। किस सेंस में बहुत स्मार्ट है? H हटाया, रिएक्शन कैन गेट रिवर्स्ड। मतलब ये हाइपर, तो आप बोलोगे मैं HBr क्यों नहीं किया, HCl क्यों नहीं करता है, तो वो लोग उतने फास्ट नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि घर में 5 बच्चे या 3 बच्चे हैं, 3 में से कोई एक बहुत हाइपर होता है जिस पे नजर रखनी पड़ती है, हर समय नजर रखनी पड़ती है, वही चीज है, इस पे नजर रखनी पड़ती है। इट्स वेरी वेरी रिएक्टिव। अब आगे आप धीरे धीरे समझोगे कि वाई दिस HI मोर रिएक्टिव देन HBr। ये अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए हम नहीं बोलेंगे, वी हैव टू रीड प्रॉपर रीजन वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। और ये 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया गया था कि लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। ड्यूरिंग आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, क्या आंसर देंगे इसका वो देखिए। ये क्या करेगा, HNO3 जैसा चीज है, HNO3 इसकी शक्ल बिगाड़ देता है HI की स्टेटस। HNO3 ऑक्सीडाइजेस HI into iodine, so that reaction is forwarded. Easily, and reversible reaction is avoided. Reversible reaction is avoided. समझ में आ रही है बात? ऑक्सीडाइज कर देगा HI को, किसमें, आयोडीन में। वो आप देख लीजिए यहाँ पर। Ma'am, how is reversible reaction avoided? Right. HI का एग्जिस्टेंस ही गायब हो जाएगा ना, HI की शक्ल ही चेंज कर दी जाएगी। जैसे HNO3 है आपका, ये HNO3 है। What this HI does, ये H2O निकल जाएगा and this iodide is going to be made as iodine. इसको बैलेंस करना है बाद में। ये आपका आयोडीन में बदल, जैसे कहते हैं ना, ये वेट कर रहा है कि HI को ये इससे टूट करके इससे रिएक्ट करे, इसके पहले ही ये इसकी शक्ल बिगाड़ देता है। तो ये जब तक आपस में रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर कैसे रिवर्स करेगा? रिवर्स तभी करेगा ना कि आपस में रिएक्ट करे। ये HNO3 जो बैठा हुआ है बर्तन में और ये स्पेशलाइज्ड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HI बना और उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। क्या गर्दन को मरोड़ दिया? उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? आयोडीन में। और आपको यदि थोड़ा सा भी 11th स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट याद होगा, उसमें कहा गया है कि यदि रिएक्शन के दौरान आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यदि बढ़ा देते हो तो रिएक्शन विल कीप ऑन प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको चाहिए आयोडोबेंजीन, पता चल रहा है आधा टाइम आप सपना देखे जा रहे हो कि आयोडोबेंजीन बन रहे हैं और वो बार बार रिवर्स कर जा रहे हैं। सो दैट इज नॉट फेयर। आपको जो चीज चाहिए, भले ठीक है धीरे धीरे बने, लेकिन ये कि आप 4 घंटे में पता चल रहा है कि वो बनता है फिर रिवर्स हो जाता है, बनता है, तो फिर बनेगा क्या आपके पास? तो ये सबका उपाय करना बहुत जरूरी होता है, तो ये उपाय किया जाता है, इसलिए आप ध्यान से उसको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आइए सेकंड वाला। ये हमको समझ में आ गया, ब्रोमो बन सकता है, क्लोरो बन सकता है, आइडो बन सकता है, लेकिन फ्लोरो नहीं बन सकता है। सेकंड इज प्रिपरेशंस ऑफ जो फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन कह रहे हैं, एनिलीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, chloride, and we are going to say here Sandmeyer reaction. हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं सैंडमेयर का। ठीक है, What is there in Sandmeyer reaction? ये बात आप समझ लो। सैंडमेयर रिएक्शन के केस में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे ऐसा कि ये पहले रिएक्शन देख लो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्या है वो देखना जरा सा, N2 plus Cl minus. This is your benzene diazonium chloride.
This combines with Cu2Cl2 in HCl. इसको कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड इन HCl. डाइजोनियम को देख पा रहे हो, किसको कहते हैं? बेंजीन के साथ N2 plus Cl minus, and it's going to result in the formation of कौन सी सब्सटेंस? क्लोरो. ठीक है, और N2 साइड हो जाएगा. Cu2Cl2 की जैसे बात आएगी, Cu इस तरह से सब्सटेंस बनेगा. ये रह गया आपका क्लोरोबेंजीन. अब एक बात समझो कि इस पे पढ़ा कैसे जाएगा. क्यूप्रस क्लोराइड, या तो CuCl in HCl लिखिए, कॉपर का स्टेट +1 होता है, या तो वो लिखिए, नहीं तो Cu2Cl2 लिखिए. हम क्यों बार बार एनिलीन बोल रहे हैं? एनिलीन हमारा चौथा चैप्टर है ऑर्गेनिक का. इस एनिलीन से बाकायदा NaNO2 डाइजोटाइजेशन बोलते हैं, प्लस HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. ये लैब में भी कराया जाता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब जब आपको मौका मिलेगा तो. दिस इज नेम्ड एज डाइजोटाइजेशन. Aniline is converted into benzene diazonium chloride by diazotization. लेकिन सैंडमेयर का ये कंट्रीब्यूशन नहीं था. सैंडमेयर का यहाँ से था. कहाँ से? मतलब ये क्रेडिट नहीं लेगा. डाइजोटाइजेशन का क्रेडिट ये साइंटिस्ट नहीं लेता है, क्योंकि दिस वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, तो हम लोग जैसे स्टेटमेंट लिख लें, क्योंकि ये काफी आता है. स्टेटमेंट कैसे? जैसे तुमको लिखा जाएगा राइट डाउन स्टेटमेंट, कभी बोला जाएगा राइट डाउन रिएक्शन. सो स्टेटमेंट कैसे जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड is converted into chlorobenzene, bromobenzene और bromobenzene. क्लोरो और ब्रोमो का एक ही सेटअप रहता है. इन द प्रेजेंस ऑफ cuprous chloride in HCl, in HCl and cuprous bromide in HBr respectively. Respectively word समझ में आ रहा है? Yes, Benzene diazonium chloride is converted into chlorobenzene or bromobenzene in the presence of cuprous chloride in HCl or CuBr in HBr respectively. ठीक है? हम लास्ट स्लाइड जरा बताइए ना. मैम ये बोलिए. मैम ये रिएक्शन समझे नहीं हम. कौन सा? मैम यही सैंडमेयर रिएक्शन. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना आपका. यस मिस. ये पूरा हटा करके ये Cl लग जाता है यहाँ पर, एंड N2 दैट गोज आउट यहाँ पर. ये जो N2 आप देख रहे हो, दिस N2 डिसोसिएट्स. डाइजोनियम क्लोराइड इज अ बीच का इंटरमीडिएट स्टेप है. ये कहीं पर बर्तन में बना के हम नहीं रख सकते. जब इसमें Cl2Cl2 डाला गया, साइंटिस्ट का अपना एक्सपेरिमेंट था ये, उन्होंने देखा कि N2 निकल गया वहां से, और N2 बाहर की तरफ स्केप किया एफरवेसेंस की तरह. मतलब बाकायदा ये एफरवेसेंस आता है, बबल गैस बन के निकलेगा, और उसी समय जो कॉपर है, कॉपर विल कम आउट एज अ साइड प्रोडक्ट. ये जो आप देख रहे हो, सी यू. ठीक है. Yes, ma'am. ये नोटिस किया गया कि ऐसा हुआ है. यहाँ का Cl जो है वो यहाँ करके जुड़ गया है, तो इसको पूरे यहाँ से हटा करके, इसके गर्दन हटा करके यहाँ पे जुड़ गए हैं. दिस वाज एक्सप्लेन. और ये क्योंकि साइंटिस्ट का अपना स्पेसिफिक रिएक्शंस था, तो वो बार बार बोला है कि डिसोसिएट करता है, ये वाली बॉन्ड टूटती है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है. ये बॉन्ड टूटा है और ये बॉन्ड टूटा है.
right? And this is N2 that is coming out. Cu sorry, ये Cl यहाँ के जुड़ जाएगा और HCl जो है वो कैटलिस्ट की तरह रह जाता है वैसे ही. HCl that will remain as a catalyst. ठीक है? Yes, ma'am. इसको बनाया गया है एनिलीन से. क्या यूज करके? यहाँ पर डाइजोटाइजेशन वर्ड जब आएगा तो एनिलीन इज कन्वर्टेड. आपसे पूछा जाएगा कि डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बना है, तो हम इसको बहुत ज्यादा अभी लिखाने और इसके मूड में नहीं है, बिकॉज वी हैव एक्सक्लूसिवली वहां पर दूसरे चैप्टर में है ये चीज. ठीक है? अभी आपको लर्न करना होगा सैंडमेयर रिएक्शंस का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड चेंजिंग इनटू क्लोरोबेंजीन, ये देखनी होगी. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शंस के बाद. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक हियर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? फिर वही आइडो एंड क्लोरो का. क्या हमारे नसीब में फ्लोरोबेंजीन है ही नहीं? है, एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं इसको, लेकिन वो सैंडमेयर का कॉपीराइट नहीं है. प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, benzene from benzene diazonium fluoride. ये हो गया. किसके साथ हम लोग करेंगे? इसमें इसकी Cu2F2 इससे नहीं बन पा रहा था, नहीं बना, मतलब साइंटिस्ट लोग ट्राई कर लिए. तो फिर क्या आइडिया आया? ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इसकी शक्ल को चेंज कर दी. देखो, एक तरफ से जब नहीं होता है तो दूसरा केमिकल वो लोग लगाते हैं. सो HbF4 यूज किया गया, फ्लोरोबोरिक एसिड. एसिड ये क्या करेगा? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनाया जाएगा. What it's going to be made here? Benzene diazonium fluoroborate. N2 plus BF4 minus, which we are talking. ठीक है, ये चीजें होगी. इसके अलावा what do we have? H का ये मतलब बना क्या? इसकी शक्ल को चेंज कर दिया गया. जस्ट हल्का सा हीट किया गया. इसके बाद जैसे ही हीट किया गया, इट्स गोइंग टू बी फॉर ये आपका N2 plus BF4 minus जैसे है. इट्स गोइंग टू बी, ये देख लें, यहाँ क्या आएगा? फ्लोरोबेंजीन. ठीक है, H plus BF4 minus goes as benzene diazonium fluoroborate. हीट करेंगे, इट्स गोइंग टू मेक फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 plus BF3. क्या उपाय किया गया? जल्दी से बोलिए. फ्लोरोबेंजीन बन नहीं रहा था. ये सैंडमेयर रिएक्शंस के अंदर नहीं आता है. तो साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई किया, क्योंकि फ्लोरीन के साथ है कि थोड़ा रिएक्शंस बहुत फास्ट हो जाता है. ये सब चीज को देखने के लिए किस चीज से रिएक्शन कराई गई? उसको H plus BF4 minus, Cl minus को हटा करके कौन आया? BF4 minus आया. यहाँ से H के साथ कौन चला गया? HCl. इसके बाद ये इतना अनस्टेबल हो गया कि हल्का सा हीट करने पर इट्स गोइंग टू मेक फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3. ठीक है, सो दिस इज आवर फ्लोरोबेंजीन. नेक्स्ट हम लोग उठाएं. अभी HCl क्यों यूज किया गया है? कहाँ? HCl यूज नहीं किया. HCl बाहर माइनस है बेटा, माइनस लिखा हुआ. माइनस का मतलब समझ रहे हो? ओके, यस मैम, यस मैम. ये HCl निकला है और यहाँ पर BF4 माइनस से जुड़ गया है. नाम क्या है इसका? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं ये दिस वाज प्रिपरेशंस ऑफ फ्लोरोबेंजीन. नेक्स्ट विल टेक हियर प्रिपरेशंस ऑफ आइडोबेंजीन.
preparations of iodobenzene. Preparations of iodobenzene में जैसे हम लोग बात करने की कोशिश करें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिर से इसमें सिंपल सी बात की गई है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आयोडोबेंजीन तो हम लोग बना लिए थे ना, कहाँ बनाए थे, कहाँ हम बनाए? जिसमें हम लोग को HNO3 का यूज करना पड़ा था। बेटा वो तो बेंजीन से बना था ना. This is Okay, one ma'am. method, like you made it from benzene. आपने इससे बनाया, इससे कौन बनाएगा? Yes, ma'am. ठीक है, बढ़े आगे. Preparations of iodobenzene, इसमें क्या किया गया? सबसे पहले सिंपल KI डाल करके हीट कर दिया गया N2Cl में. ये भी सैंडवेयर नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी, ये आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन प्लस KCl प्लस N. ठीक है, तो आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी होगी. आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ये सुनो जरा सा. अभी तक प्रिपरेशंस वाले एरिया में आपको आ सकता है, क्या क्या आता रहा है बोर्ड में. एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाइएगा, जल्दी बोलो कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन आ सकता है. अब आपके पीछे लिखा हुआ है, आपका दिमाग लगाना होगा. एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिर उसके बाद ये वाले रिएक्शन. थोड़ा सा वार्म, हाँ, जब आप वार्म अटेंडेंट, यस कॉपी करते रहिएगा, आप ईमानदारी से एक क्वेश्चन कीजिएगा. देन एनिलीन से आइडोबेंजीन, खूब आता है क्वेश्चन. फिर उसके बाद नोट्स आता है सैंडवेयर पर. मतलब टॉपिक पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि क्या आ सकता है, इज व्हाट एग्जैक्टली वी कैन गेट. और एक रीजनिंग वाला जो HI के साथ है वो आपको हम पहले लिखा चुके हैं, लेकिन इसके वो सब तो याद रह जाता है. मेन जो है रिएक्शंस याद करने का, छोटे 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 करके आप याद करते जाइएगा, वो याद रहेगा. लिखते वक्त दिल से सोचते हुए, एनिलीन का डाइजोटाइजेशन होगा, फिर तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा, लेकिन फ्लोरोबेंजीन बनाना आसान नहीं है, तो उसको फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे. बोलिएगा भी, मतलब यदि आपके इंटेंशन होंगे अभी लर्न करने का शुरुआत से, तो सही है. अब आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स. मैम लास्ट स्लाइड देखा. एक मिनट. हो गया, बढ़े. Yes, ma'am. Physical properties of haloalkanes and haloarenes. ये कैसे जाएगा यहाँ पर वो देखिए. बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, स्टेट, ऐसा ऐसा रहता है. तो ये जान लो कि हैलोएल्केन्स मेनली गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट, स्टेट रिलेटेड कोई रीजन नहीं है. फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका इससे रीजनिंग आता है. जैसे पहला क्वेश्चन उठेगा यहाँ पर, boiling point of haloalkanes remains higher than alkanes of same molecular mass. ये बात को ध्यान रखिएगा. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ haloalkane remains higher than alkanes of same molecular mass. You getting here? क्या रीजन हो सकता है? वन, देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो कि आप पूरे चारों चैप्टर में इस्तेमाल करते रहिएगा. बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं है कि केवल इसी चैप्टर में क्वेश्चन है, ये आगे भी सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा. What is the concept for haloalkanes? Boiling point. What's the meaning of boiling point exactly? किस चीज पे बॉइल करता है, लिक्विड मॉलिक्यूल सेपरेट होके उड़ता है. तो ये ध्यान रखिएगा हर समय. दिस इज डायरेक्टली, ये कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखिएगा.
स्ट्रेंथ ऑफ, ये केवल ऑर्गेनिक का ही नहीं है, आपको हम 11th में बात किए हुए हैं, आपका इनऑर्गेनिक में भी जरूरत पड़ेगी सेम कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ये ध्यान रखिएगा। Boiling point is directly proportional to strength of intermolecular bonding, right? And inversely proportional to, ये बात आएगी। कई बार क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर डायपोल डायपोल हुआ, फिर लंडन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्सन हुआ। आपको पहचानना हुआ कि आपस में चिपका कैसा है, ये सब हम लोग सॉलिड स्टेट में भी बात कर चुके थे। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये तो बाद में करेंगे, पहले इनवर्सली नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। कुछ याद आ रहा है, ये पहचाना पहचाना लग रहा है या नहीं, वो देख लेना। ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड, मतलब कभी भी कॉन्फिडेंटली तुमको एक क्वेश्चन तो आएगा ही हर एक एग्जाम्स में। इन्हीं तीनों से ताका झाकी किया जाता है। यही आपका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ये ध्यान देना है कि इसके अलावा आपको कोई बकवास नहीं करना है, इसी के इर्द गिर्द आपको आंसर करनी है। जैसे आपसे पूछा गया कि हैलो एल्केन्स रिमेन्स हाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एल्केन्स रिमेन हायर देन एल्केन्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास। Miss, maybe due to dipole-dipole interaction between the haloalkanes. कैसे चिपका हुआ है ये मैटर करता है, आपस में ये चिपका कैसे हुआ है, यानी कि व्हाट इज इट्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सो इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। आपको पता है कि पोलर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स अ पोलर, एंड एल्केन्स नॉन पोलर होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़ा होता है, जैसे कहते हैं ना कोई फेविकॉल से चिपकता है, कोई गम से चिपका हुआ है, किसको उखाड़ना आसान है, गम वाले चीज को, राइट? तो यही चीज है, हैलो एल्केन्स, एक हैलो एल्केन्स दूसरे हैलो एल्केन्स से जुड़ा होता है थ्रू फेविकॉल टाइप इंटरेक्शन, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एंड एल्केन मॉलिक्यूल्स वैसा जुड़ा होता है जैसे आप किसी गम से ऐसे या भात वात से नहीं होता है चिपका दिए, लई से चिपका दिए, उस तरह वाली चीज होती है जिसको उखाड़ना थोड़ा आसान है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर, कुछ और नहीं करना है, कुछ भी नहीं देखना है कि पोलर वाले भी नहीं बताना है, सीधे एक लाइन का आंसर, हैलो एल्केन मॉलिक्यूल्स रिमेन एसोसिएटेड थ्रू molecules remain associated through very strong dipole-dipole interaction. ठीक है, haloalkane molecules remain associated through very strong dipole-dipole interaction, and same time alkane molecules and alkane molecules remain associated through क्या लिखेंगे, देखो 4 लाइन देख के डरना नहीं है, 4 में कोई वजन नहीं है, इसका मेन वजन कौन सा है, डाइपोल डाइपोल and alkane molecules remain associated through weak London forces of dispersion. इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग है, चलेगा? अब आ जाइए सॉलिबिलिटी, नहीं और क्वेश्चन है इसमें, जैसे तुम्हारे से पूछा जाता है कि कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट इन RF, RCl, RBr एंड RI। आपको क्या लगता है, यानी थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो क्या लगता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? RF, फ्लोरीन। किसका, क्यों? क्यों,
क्या लिखते हैं बेटा? RF दूसरे RF से कैसे जुड़े? डायपोल डायपोल। RI is a polar. This is also associated with another RI through dipole dipole. तो आपको हमने क्या सिखाया अभी? यदि strength of quality of intermolecular bonding is same, then we have to do comparison with respect to what? Molecular mass. Molecular mass. किसका molecular mass ज्यादा है? RI. Iodine. This is a trend. Reason डालिएगा. With the increase in molecular mass, intensity of strength of intermolecular bonding increases. Bonding increases. ये सब एकदम से थोड़ा सा कैसे सिस्टमैटिकली आंसर किया जाता है, ये सारी बातें आप सीखते हो यहाँ पर. इस बात को ध्यान से रखिएगा. So compare boiling point in RF, RCl, RBI, RI. Here, what do we say? With the increase in molecular mass, strength of intermolecular bonding increases. Next, हम लोग बात करते हैं question 3 में. Compare boiling point in primary haloalkane, secondary haloalkane, and tertiary haloalkane. ये आपको बताएं कि टर्शरी सेकेंडरी किसको बोलते हैं हम लोग? ये आपको पता है ना? Yes, ma'am. राइट. Yes. अब ये बताओ, चलिए अब थोड़ा सा अच्छे से जल्दी से फटाफट बताइए. Miss tertiary. किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? Miss Ma'am, third. मैम प्राइमरी. primary because of Right. because of its less branching. प्राइमरी का, क्योंकि Branching. ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है. क्योंकि देखो एक चीज जरा सा बहुत सिस्टमैटिकली समझना. स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, आपका क्या चीज डिफर कर रहा है? ब्रांचिंग. जब ये दोनों सेम है तो ब्रांचिंग के बेसिस पर ब्रांच यदि बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा. तो यहाँ पर क्या उठ के बात आएगी? टर्शरी आंसर में टर्शरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी. रीजन क्या डालिएगा? विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग. branching in surface area in contact for intermolecular bonding decreases. Did you get here? ये सरफेस एरिया की बात आती है. यहाँ पर आप दूसरा से कहते हैं ना कि किसी चीज को आप चिपकाओगे, कोई भी चीज चिपकाइएगा बेटा, कोई भी ऐसे नॉर्मल वे में हम बात करते हैं. सपोज दो चीज को चिपकाएंगे, ज्यादा सरफेस एरिया कम लगाओगे, ठीक है, और कम कोई चीज कम से चिपकाया जाएगा, कम सरफेस एरिया होगा, तो नेचुरली उसकी मजबूती क्या होगी? कम होगी. ब्रांचिंग से क्या होता है कि पेस्टिंग एरिया जितना जो आप चिपका रहे हो एक दूसरे से वो कम होता चला जाता है, वो चीज कम होता चला जाएगा. मतलब इसी में सोचो ना, इस वायर में हम चिपका रहे हैं पेन को ऐसे इस तरह से लेकर के, और पेन को दूसरा तरीका है इस तरह से चिपकाने का, विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर. जो लैटरली चिपका रहे हैं वो चीज, वजह क्या है? जितना ज्यादा आप फेविकॉल या ये चीज लगाइएगा, ज्यादा सरफेस एरिया में इतनी दूर में लगेगा, यहाँ पर इतनी ही दूर में लगेगा. यहाँ पर बस ये जो ब्रांचिंग हो गया है यहाँ पर कम हो गया, सरफेस एरिया दैट इज गोइंग टू रिड्यूस.
So, factors, हाँ बोलिए. what if two factors such as intermolecular bonding and molecular mass both are different? I mean, both differ. Then how do we? हाँ. इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. पहले आपको हमने क्या बोला, पहले आपको इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग देखना है. समझ आ रही है बात? पहले आपको क्या देखना है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. If you find that strength of intermolecular bonding quality that is same, then you need to go for molecular mass. ये लैंग्वेज मेरी बात समझी हो कि नहीं? Yes, ma'am. ये लाइन आपको समझ में आ रही है या नहीं? Yes, ma'am, आ रही है. पहले आपको इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का इंटेंसिटी देखना है. यदि आपको लगे कि वो बराबर है तभी आपको मॉलिक्यूलर मास पे जाना है, नहीं तो एक स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कैसे स्ट्रांगली चिपका हुआ है ये देखना होगा आपको पहले. ये बात समझ में आ रही है नहीं? जल्दी बोलो. जैसे तुम देखो H2O, अमोनिया, अगर HF. इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में भी डिफरेंस है और मॉलिक्यूलर मास में भी डिफरेंस है तो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पे ध्यान देंगे ना. बिल्कुल बिल्कुल. ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, सब अलग अलग है ना. या हमको देखना होगा ना कौन कितना स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर है. ये बात स्ट्रेंथ I got it. राइट. इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग देखना पड़ेगा फिर हम लोगों को. बात समझ में आ रही है? ठीक है. इस पे तो हम लोग आगे बात करेंगे. ये जो एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं ये सब तो इनऑर्गेनिक में बातें होंगी, लेकिन फिलहाल आपको पहले ध्यान देना है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पर. मॉलिक्यूलर मास या ब्रांचिंग वाला आपको तब बात करनी है कि यदि आपको जैसे RF में RCl, RBr इनके आपस के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एक जैसे थे तभी हम मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की. ठीक है. Yes, ma'am. सेकेंड, थर्ड हो गया था. अब आ जाइए सॉलिबिलिटी. हैलोएल्केन मॉलिक्यूल्स आर, सबको लगता था कि ये जो है ना पानी में खूब अच्छे से डिसॉल्व करेगा, ये डिसॉल्व करेगा खूब बढ़िया से पानी में, ऐसा सोचना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बारे में कहा जाता है, सॉलिबिलिटी के बारे में कहा जाता है कि हैलोएल्केन्स are slightly soluble in water. Soluble और insoluble in water. कई जगह पर insoluble ही है. वैसे आपको हम बता दें, अपने इतने साल के करियर में बेटा 15 साल हम सिखाए हैं कि soluble है. समझ रहे हो? क्योंकि बुक ने लिखा था और लॉजिक भी था. अब जब लॉजिक चेंज होता है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होता है तो उसके लॉजिक भी चेंज होते हैं. वो तो तुम देख रहे हो अभी, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आप अभी पूरा नतीजा सराउंडिंग में देख रहे हो. कभी क्या चीज़ बहुत अच्छे सेहत के लिए क्या है, उसके क्या खराब हो जाता है, क्या मतलब इतना कंफ्यूज रहोगे ना ये सारी चीज़ें सोच सोच करके. इसका मतलब वो डिस्कवरी फेज में यदि कंफ्यूजन है, इसका मतलब इट इज स्टिल अंडर डिस्कवरी पार्ट. तो ये अभी 10-12 साल से एनसीईआरटी में चेंज हुआ कि इट इज स्लाइटली सॉल्युबल और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो क्या रीजन हो गया व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि इसके स्कोप था कि पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर के हिसाब से इसको डिसॉल्व करना चाहिए था. पता क्या चला, देखो सॉल्युबिलिटी के लिए भी फैक्टर है. सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पानी में ऑफ मॉलिक्यूल in water, this is going to depend upon how many factors. Remember that. किस चीज पर ये डिपेंड कर सकता है, जो सॉल्युबिलिटी है किस चीज पर डिपेंड करेगा, आराम से ये जानने के लिए. इट्स गोइंग टू डिपेंड अपॉन जो भी चीजें हम लोग उठाएंगे. सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर में क्या लगता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, मतलब उसको बनाना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सेकंड है कि जो सब्सटेंस को डिसॉल्व कराना है ये आणविक के लिए यूज होता है. जैसे तुम्हारा सोडियम क्लोराइड पानी में खूब तेजी से डिसॉल्व करता है, ये आणविक सब्सटेंस है. तो सबसे पहले वाटर जो है ना इसके लिए एनर्जी सप्लाई करता है. ये 11th में आपको बताया गया है ये चीज. पहले वाटर एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं, इसको तोड़ता है.
इसके बाद खुद नया बॉन्ड बनाता है, वाटर के OH माइनस के साथ खुद नया बॉन्ड बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट टर्म वी यूज, एकदम ध्यान से सुनोगे सब लोग, ये थोड़ा सा मेच्योर टाइप का सोच कॉन्सेप्ट है, हाइड्रेशन एनर्जी। यदि सोचोगे तो लाइफ में बहुत बहुत फायदा होगा। जो बात बताने जा रहे हैं हम आपको, सोच के साथ फायदा होगा। हर बार ये सोडियम क्लोराइड, अच्छा खासा नमक आपके घर में है सॉलिड स्टेट में, जैसे ही पानी में डालते हो वो खटाक से गायब हो जाता है। वजह क्या? पानी पूरी मेहनत लगा करके, लैटिस एनर्जी दे करके इसको पहले तोड़ता है, फिर अपने साथ दोस्ती करता है। ठीक है, दोस्ती करने के बाद वो पता चलता है कि इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है, जिसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, तो Na+ फिर वापस Cl- के साथ, Cl- को चारों तरफ से H+ घेर लेता है। और ये फायदे की बात होती है इस समय। हाइड्रेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिलीज व्हेन Na+ मेक्स अट्रैक्शन विद OH-। ये होता है आयोनिक सब्सटेंस के साथ। पहला चीज सॉलिबिलिटी का क्या फैक्टर है, इट शुड मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। सेकंड क्या है कि नया वाटर के साथ ये जो RX जो है विद वाटर, ये जो भी अट्रैक्शन होगा और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा, वो ज्यादा होना चाहिए था जब वाटर को इसको तोड़ने में लगा, मतलब कन्विंस करा के तोड़ने में। जैसे कहते हैं कि एक इंसान एक काम छोड़ करके, एक रिलेशन छोड़ करके, एक जॉब छोड़ करके दूसरी तरफ तभी जाएगा जब उसको लगेगा कि हमको वहां फायदा नजर आ रहे हैं। और वो फायदा पता चलेगा आइदर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ खुशी, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, वो दूसरों को भी पता चलेगा। तो वही चीज है, नई जगह पर यदि सोडियम क्लोराइड आपका पानी में डिसॉल्व करता है तो इसका मतलब है कि वाटर के साथ उसको बहुत फायदा हो रहा है, तभी तो अपना पुराना बॉन्ड, पुराना स्टेबिलिटी तोड़ करके गया वहां पर। आपका हैलोएल्केन डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी से नहीं बना रहा है। दूसरी बात क्या है कि अट्रैक्शन बिटवीन हैलोएल्केन्स एंड वाटर is not releasing energy, right, compared to energy supplied। एनर्जी सप्लाई किया गया था इसको तोड़ने के लिए, जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। यदि बहुत अच्छे से इसके लाइन को, सपोज ये क्वेश्चन आपको आता है एंड बहुत अच्छे से आपको आंसर करनी है, या असर्शन रीजंस का क्वेश्चन आपको आ गया, तो आप कितना रट करके आंसर दे पाओगे? पहला पॉइंट तो यही होता है कि इट कैन नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड क्या? एनर्जी रिलीज व्हेन वाटर शोज अट्रैक्शन विद हैलोएल्केन्स, वो कम होता है जो एनर्जी सप्लाई होता है हैलोएल्केन्स को तोड़ने में। ठीक है, वाटर भी तो कॉम्प्रोमाइज करता है। वाटर के साथ अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, उसको बोला गया कि जाओ जरा दोस्ती करो हैलोएल्केन से। तो यहाँ पर नया फायदा तो नजर आना चाहिए, तो पता चला फायदा नहीं हुआ, इसलिए वो डिसॉल्व भी नहीं करता है। ये एक दूसरा रीजन है। ठीक है, सॉलिबिलिटी का ये मेन कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहता है। हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? हैलोएल्केन्स पहला cannot make hydrogen bonding with water। With water, ठीक है, this first point। Second, and also amount of energy released, amount of hydration energy released remains less than amount of energy required to break haloalkanes। समझ पा रहे हो इस चीज को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, क्योंकि अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड remains less than amount of energy required to break haloalkanes। ये बात समझ में आ रही है? हैलोएल्केन्स को आपस में तोड़ने वक्त जो एनर्जी चाहिए था उससे कम पड़ा। ये क्लियर है?
अब आइए हेलो अल्केन हेलो अरीन में भी सेम फंडा है, केवल उसका एक थोड़ा सा स्पेसिफिक एक क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट के लिए। देखो मेल्टिंग पॉइंट वर्ड उनके लिए आएगा ना जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसके लिए यूज होता है मेल्टिंग पॉइंट वर्ड, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये और तो ये लोग सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इनको मेल्ट करने की बात आ रही है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए इसके लिए कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिकल पैकिंग। जिसकी पैकिंग बड़ी अच्छी सी होगी उसको तोड़ना मुश्किल है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ले जाना, जैसे मतलब उसको डिसमेंटल करना, कोई भी चीज को तोड़ना। जैसे आप अपने घर में अपना कबर्ड पे बेटा बुक्स वगैरह रखते होगे, यदि बुक्स बड़े ऑर्गेनाइज में रखा हुआ है, यानी कि मोटी किताबें नीचे हैं, पतली किताबें ऊपर है, एंड इट्स इन ऑर्गेनाइज्ड वे, तो बीच से यदि खींचोगे ना तो वो गिरेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं जल्दी से। लेकिन यदि आपका सामान एने पहने रखा हुआ है, इंग्लिश की किताब पहले रखी है दुबली पतली सी, उसके ऊपर आईपी की किताब है, फिर अपने प्रदीप रख दिया या साइंस की किताब रख दिया, कोई भी एक बीच से खींचोगे सारा किताब आपके शरीर पर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां सिमेट्रिकल पैकिंग नहीं था। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है तोड़ना, सॉलिड से लिक्विड में ले जाना। तो वो जो आप गिराते हो ना बुक्स को, यानी कि सॉलिड पैकिंग थी ये कबर्ड पे या टेबल पर, आपने उसको गिरा दिया, इसलिए गिर गया वो, क्योंकि अजीब तरीके से रखा हुआ था। एक ये एग्जाम्पल होता है, दूसरा कपड़े का एग्जाम्पल होता है। यदि आपका कबर्ड में कपड़े अनऑर्गेनाइज है तो नेचुरली एक खींचेगा तो दूसरा धड़ाम से गिरेगा। स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट तब होता है व्हेन देयर इज सिमेट्रिकल पैकिंग। फिर यदि ये सब चीज सेम होता है तो देन इट गोज फॉर मॉलिक्यूलर मास। इसको हम ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पारा बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता होगा? Para. Ma'am, para. एग्जैक्टली, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, पारा ग्रेटर देन ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा। रीजन डाला है पारा शोज सिमेट्रिकल पैकिंग, रीजन इसका डालेंगे पारा shows symmetrical packing, followed by ortho and meta. Ortho and meta. Hence, symmetrical packing followed by what we said? Ortho and meta. Hence, what we said? They fit better into a crystal lattice. ठीक है? They fit better into a crystal lattice. हो गया? मैम पारा के बाद ऑर्थो क्या होगा? देखा गया है इसको सिमेट, तुमको ना ये 2 डायमेंशन में ऐसा लग रहा है, इसका सिमेट्री जो है, सिमेट्रिकल मतलब इसका प्लेसमेंट जो है थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है कंपेयर टू मेटा। ये आपको 2 डायमेंशनल पिक्चर हम लोग देखते हैं, हमको लग रहा है कि मेटा भी तो ऑर्गेनाइज होगा, ऑर्थो एंड मेटा में कौन, ये तुमको दिख गया सिमेट्रिकल, लेकिन इन दोनों में ये सिमेट्रिकल ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. राइट, डन, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, मिलते हैं फिर संडे। Yes, ma'am. Sunday. Yes, miss. टेक केयर। Thank you, ma'am.